हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौगुना है जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलने से बनता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने एबीसी। त्रिभुज के शीर्षों को मैंने निर्देशांक भी दे दिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, अगर मेरे को इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसको मैं डेल्टा से निरूपित कर लेता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे देखो, पहले तो सारणिक में लिखूंगा मैं। x निर्देशांक पहली पंक्ति में आ जाएंगे, y निर्देशांक दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे और z तीसरी पंक्ति में अपने पास आ जाएगा x1 1 1 1 1 1 1 इस तरह से बनेगा। और जो भी आएगा उसका हमें लेना है मापांक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा ही धनात्मक होता है। तो हम ऐसे निर्देशांक लेके चलते हैं कि इसका क्षेत्रफल हमेशा ही जो है धनात्मक आएगा। और उसके हिसाब से हम लोग बार बार हमें मापांक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर समझ लेना मापांक मैं नहीं लूंगा बार बार में। क्षेत्रफल चाहे ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक आए, हमें उसको हमेशा ही धनात्मक लेना है। तो इसके बाद देखो, दो बिंदु अपने पास मान लो इस तरह से दे दिए, इन दोनों, या फिर इस तरह से यहीं पे समझ लो, मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे अगर मैं ए और बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करूं, तो और मान लो इसका मध्य बिंदु अपने पास आ गया पी के बराबर, इसके निर्देशांक मैंने बोल दिए एक्स वाई हो गए। तो एक्स बराबर हो जाएगा किसके, x1 प्लस x2 बटा में 2 के बराबर। y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2 के बराबर। इस तरह से मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो सारणिक के गुणधर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखते हैं सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्मों में इस तरह से पढ़ो कि जब भी हम लोग किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से परिवर्तित करते हैं, पंक्तियों को परिवर्तित करने पर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। परिवर्तित करने पर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब, अगर इसका मान धनात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक आ जाएगा, और अगर ऋणात्मक आ रहा है तो धनात्मक आ जाएगा, बदल जाता है। ठीक है। अब चलते हैं सवाल को हल करने। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है हम लोग लिखेंगे। मान लो कि ये त्रिभुज मैंने इस तरह से मान लिया, ये हमने एबीसी बोल दिया इस त्रिभुज के। इस त्रिभुज को मैंने बोल दिया एबीसी, और इसके निर्देशांक भी अपनी तरफ से मान लेता हूँ एबीसी। इसके निर्देशांक हो गए x1 y1, इसके निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे x2 y2, और इसके निर्देशांक आ जाएंगे x3 y3। अब इसके मध्य बिंदु भी मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लिया ये D है, और ये मध्य बिंदु E हो जाएगा, और ये मध्य बिंदु F हो जाएगा। तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं और त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये अपने पास इस तरह से ये भुजाएं आ गई और ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब त्रिभुज के जो शीर्ष है उसके निर्देशांक भी ज्ञात कर लेता हूँ। मैंने क्या बोला था, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो ये निर्देशांक तो आ जाएगा x2 प्लस x3 बटा में 2 के बराबर। y निर्देशांक आ जाएगा y2 प्लस y3 बटा में 2 के बराबर। इसी तरह e के निर्देशांक भी देख लेते हैं, ये आ जाएगा x1 प्लस x3 बटा में 2 के बराबर, और y1 प्लस y3 बटा में 2 के बराबर। इसी तरह इसके भी देख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 के बराबर, और y1 प्लस y2 बटा में 2 के बराबर, ये बन गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से मैं पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बोल देता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी ये बराबर हो जाएगा, इसको मैंने डेल्टा 1 के बराबर मान लेता हूँ मैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2, और सेम जैसा मैंने लिखा था वही आ जाएगा यहाँ पे x1 x2 x3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y1 y2 y3, 1 1 1, ये बन गया। अब उसके बाद देखो ये क्या कर लेते हैं, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और त्रिभुज त्रिभुज एफ डी ई, त्रिभुज एफ डी ई का क्षेत्रफल लिखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज एफ डी ई, ये क्षेत्रफल किसके बराबर, डेल्टा 2 के बराबर मान लेता हूं मैं। तो 1/2 तो बार है ही, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए x निर्देशांक तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, और आएगा x2 प्लस x3 बटा में 2, ये आ जाएगा x3 प्लस x1 बटा में 2। y निर्देशांक भी इसी तरह लिखेंगे, y1 प्लस y2 बटा में 2, y2 प्लस y3 बटा में 2, और z नहीं आएगा, y3 प्लस y1 बटा में 2।
और इसका देखो तीसरा स्तंभ 1 1 1 से बन जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, देखो पहले और दूसरे स्तंभ में से मैं 1/2 को बेनिस्ट ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो डेल्टा 2 का मान बराबर आ रहा है, पहले और दूसरे से 1/2 को बेनिस्ट लिया तो 1/2 पहले से था, 1/2 यहाँ से आ गया, 1/2 यहाँ से आ गया। अब कुल मिला के अपने पास क्या बन जाएगा, देखिए इसमें बनेगा अपने पास x1 प्लस x2 और यहाँ पे बनेगा x2 प्लस x3, फिर बनेगा x3 प्लस x1 और दूसरे स्तंभ में बन जाएगा y1 प्लस y2, y2 प्लस y3 और ये बन जाएगा y3 प्लस y1। तीसरा स्तंभ 1 1 1 आ जाएगा और ये सारणिक आ जाएगा। अब इन दोनों सारणिकों का मान हम लोग निकाल लेंगे। पहली सारणिक जो डेल्टा 1 मैंने समीकरण 1 से व्यक्त करी थी, इसका मैं अंत में मान निकालूंगा और इसका भी मैं मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे लेके आते हैं, पहले इस पूरे को हम लोग इसमें कुछ संक्रियाएं लगा देते हैं। डेल्टा 2 बराबर में 1/8 तो है ही, और यहाँ पे संक्रिया इस तरह से लगा देते हैं। देखो पहली तीसरी पंक्ति के सापेक्ष में प्रसार करूंगा और इसके अधिकतम अवयवों को मैं 0 बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये क्या बनेगा, देखिए इसमें संक्रिया लगेगी, एक तो R2 में दूसरी पंक्ति में संक्रिया लग जाएगी, दूसरी पंक्ति माइनस में पहली पंक्ति, और तीसरी पंक्ति में भी संक्रिया लग जाएगी, तीसरी पंक्ति माइनस में पहली पंक्ति। तो ये कितना बनेगा, देखो 1/8 तो बाहर है ही, और यहाँ पे बन जाएगा ये देखो पहली पंक्ति तो समान रहेगी x1 प्लस x2, दूसरी और y1 प्लस y2 और ये एक, दूसरी पंक्ति क्या हो जाएगी x2 प्लस x3 माइनस में x1 माइनस x2, तो x2 से तो x2 कट जाएगा और ये x3 माइनस में x1 बच जाएगा। इसी तरह y3 माइनस y1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। ये देख लेते हैं x3 प्लस x1 में से x1 प्लस x2 घटाएंगे तो ये x3 माइनस में x2 बच जाएगा। इसी तरह ये y3 माइनस में y2 बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं। तो डेल्टा 2 बराबर में यहाँ पे देखो 1/8 तो बाहर है ही, और इसका प्रसार करते हैं तो प्लस माइनस प्लस चिन्ह पहले ही रख देते हैं, क्योंकि जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष का प्रसार निकालना होता है उसके पंक्ति या स्तंभ को उसके संगत सेकंडों से गुणा कर देते हैं। और प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेने का मतलब ये होता है कि इसकी अवयवों को जो है संगत उपसारणिकों से गुणा कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं अवयव 1 ले लेता हूँ और 1 को मैं गुणा करता हूँ इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लूंगा। तो x3 माइनस में x1 को गुणा करेंगे y3 माइनस में y2 से, तो ये बन जाएगा x3 माइनस में x1, ये गुणा हो जाएगा किससे, y3 माइनस में y2 से। इसी तरह यहाँ से ये घटेगा और अपने पास ये बन जाएगा माइनस में x3 माइनस x2 गुणा हो जाएगा y3 माइनस y2 से। तो इसको भी लिखेंगे x3 माइनस में x2, ये गुणा हो जाएगा y3 माइनस में y1 से। अब इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस के साथ 0 लेंगे और 0 के साथ जो भी आएगा वो अपने पास 0 के बराबर हो जाएगा, और इसी तरह प्लस में 0 लेंगे और 0 के साथ जो भी आएगा वो पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो अपने पास डेल्टा 2 का मान हम लोग ये लेके चल रहे हैं। डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 तो बाहर है ही, और अंदर क्या बच जाएगा, देखो एक तो ये पूरे से गुणा होके यही पद रह जाएगा। तो यहाँ से x3 का गुणांक देख लेते हैं। x3 का गुणांक, x3 को इस पूरे पद से गुणा करेंगे ना तो y3 माइनस में y2 रह जाएगा। इसी तरह x1 का गुणांक, तो यहाँ पे माइनस जो है अंदर ले जाते हैं, प्लस का x1 रह जाएगा और ये बन जाएगा अंदर ले गए तो y2 माइनस में y3 हो जाएगा। फिर ये माइनस में x3, माइनस x3 गुणा में ये, तो माइनस को अंदर ले जाते हैं तो प्लस में x3 के साथ हो जाएगा y1 माइनस में y3, और इसी तरह यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस x2, तो प्लस x2 के साथ हो जाएगा y3 माइनस में y1। ठीक है, अब देखो इसको आगे और सरल कर लेते हैं। यहाँ से डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा 1/8 तो 7 बार है ही, और ये बन जाएगा, यहाँ से देखो x1 को लेके आते हैं, x1 के साथ अपने पास बनेगा y2 माइनस में y3, और गुणा में प्लस में x2 के साथ क्या मिल रहा है, y3 माइनस में y1, और अब देख लेते हैं प्लस x3 के साथ में क्या मिल रहा है, ये x3 के साथ में y3 माइनस y2, और ये अपने पास y1 माइनस y3। तो कुल मिला के अपने पास ये y3 से तो y3 कट जाएगा और y1 माइनस में y2 बच जाएगा। तो देखो ये अपने पास आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ये अपने पास ऐसा व्यंजक बन रहा है। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा 2 बराबर 1/8 और ये पूरा व्यंजक। अब इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, और देखो समीकरण 1 को मैं उठा के लाता हूँ और इसका प्रसार कर लेता हूँ। प्रसार करते हैं तो ये अपने पास इस तरह से बनता है, देखिए डेल्टा 1 बराबर में, पहले तो इसको उठा के लाते हैं 1/2, और अंदर कितना है x1 x2 x3, ऐसे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने जो है सारणिक का मान निकाल के अब मैं तुलना करूंगा। तो ये y1 y2 और y3, इसी तरह 1 1 1 ये बन गया। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा 1 बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देता हूं मैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं, 1/2 तो बाहर रहेगा ही। अब इसके बाद में देखो यहाँ से अंदर क्या बनेगा, x1 के साथ में पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। तो ये बनेगा y2 माइनस में
y3, ठीक है, y2 माइनस में y3। और अब देख लेते हैं प्लस x2 के साथ में, प्लस x2 नहीं आएगा, माइनस x2 आएगा, तो इसको सही करेंगे माइनस x2, प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा, माइनस x2 मैंने ले लिया। अब इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो y1 माइनस में y3 हो जाएगा, y1 माइनस में y3 हो गया। अब उसके बाद देखिए प्लस में x3 के साथ में ले लेते हैं, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो y1 माइनस में y2 हो जाएगा, y1 माइनस में y2 हो जाएगा। और इसको मैं और थोड़ा सरल कर लेता हूँ, डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा 1/2 तो बार है ही, x1 के साथ में तो ये आएगा y2 माइनस में y3। और अब देखो ये x2 का धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं और ऋणात्मक अंदर ले जाते हैं, तो ये बनेगा y3 माइनस में y1। और प्लस में x3 के साथ में देख लेते हैं y1 माइनस में y2, ये बच गया। अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को देखेंगे, ये पूरा व्यंजक अंदर तो पूरा बराबर है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं डेल्टा 2 को लिखना चाहूँ तो 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 गुणा में अब देखो 1/2 को अगर मैं इस पूरे के साथ ले लूं तो अपने पास ये पूरा डेल्टा 1 के बराबर है, तो इस पूरे को मैं डेल्टा 1 लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं कह सकता हूँ ये डेल्टा 2 तो किसका क्षेत्रफल था, डेल्टा 2 अपने पास FDC का क्षेत्रफल था, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज FDC जो है वो बराबर है 1/4 गुणा में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना था, देख लेते हैं, यहाँ पे 4 गुना था, देखो चौगुना है, ठीक है, तो इसको 4 को इधर लेके आते हैं, ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा, जो अंदर बनने वाला त्रिभुज है ना, इसके मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज है, एरिया ऑफ अंदर है त्रिभुज FDC या फिर DFC भी बोल सकते हो। तो इसका 4 गुना अपने पास ये क्षेत्रफल मिल जाएगा, यही मेरे को सिद्ध करना था, मुख्य उदाहरण का उपयोग करके सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।